हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैं वादा करती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी, पर मैं नहीं कर पाती क्योंकि आप सबको पता है कि दीपावली आ गई है। इसलिए घर की साफ़ सफाई और ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए मुझे आगे की स्टोरी लिखने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, लेकिन फिर भी बीच बीच में जो टाइम मिला उसमें मैंने आगे की स्टोरी लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। तो चलिए इस कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि आयन और वांग जी के बीच एक हॉट नाइट स्पेंड हुई थी, जिस वजह से आयन की बेली में पेन हो रहा था और वांग जी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवा देता हूँ जिसे खाकर तुम्हें रिलीफ महसूस होगा। अब आगे आयन कुछ नहीं कहता। वांग जी उसे उठाकर बाथटब में बिठा देता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स कर देता है, जिस वजह से आयन को अपने लोअर पार्ट में आराम मिलता है। अब करीब आधा घंटा उस नॉर्मल वाटर टब में बैठने के बाद आयन उठता है और शावर लेकर बाहर आता है, जहां वांग जी ने पहले से उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी रखा हुआ था। अब वांग जी उसे आराम से बिठाता है और अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट खिलाता है और फिर मेडिसिन खिलाकर वापस से लेटा देता है और आयन से कहता है कि मैं यहीं इसी रूम में हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जो सुनकर आयन कहता है, क्या क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगे? वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर ऑफिस नहीं जाऊंगा। आयन कहता है, नहीं वांग जी, तुम ऑफिस जाओ, मैं ठीक हूँ और अब तो तुमने मेडिसिन भी दे दी है तो कुछ देर में मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए तुम ऑफिस जाओ। वांग जी कहता है, आयन, मैंने कहा ना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और फिर जो भी काम होगा उसे सुयान संभाल लेगा। आयन कहता है ओके, और अब वांग जी साइड में बैठकर अपने लैपटॉप को ऑन करके उसमें काम करने लगता है। तभी आयन वांग जी से कहता है, वांग जी, मुझे सच बताना, क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था और ना ही किसी को डेट किया था? वांग जी कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं 10 साल का था तब मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, मगर मेरे अगली फेस की वजह से उसने क्या किसी भी लड़की ने, यहाँ तक कि लड़कों ने भी मुझसे ना तो दोस्ती की और ना ही मुझसे बात की। मैं हमेशा अकेला रहता था। फिर एक दिन ग्रैंड माँ के साथ सुयान आया और सुयान ने मेरा फेस नहीं बल्कि मेरा दिल देखा और मुझसे दोस्ती की, और तब से लेकर अब तक केवल सुयान ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आयन कहता है, अच्छा वांग जी, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे कोई और सिबलिंग है? वांग जी कहता है, हाँ, मेरा एक बड़ा भाई है। आयन कहता है, क्या? फिर वो कहाँ है और वो कभी तुमसे मिलने क्यों नहीं आए? वांग जी कहता है, क्योंकि उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। दरअसल मेरे मॉम डैड दोनों ही बिजनेस करते हैं और हमारा बिजनेस अमेरिका में भी ही है। पहले डैड यही बिजनेस करते थे, मगर यहाँ उनका बिजनेस सही से चल नहीं पाया, इसलिए वो अमेरिका चले गए और फिर उनके पीछे पीछे मॉम भी। मैं और मेरे गगा उस समय यहीं थे, दोनों साथ में रहते थे, सर्वेंट और बटलर के साथ में, और ग्रैंड माँ भी आ गई थी। मगर कुछ समय बाद डैड ने अपने सेक्रेटरी को भेजा मुझे और गगा को ले जाने के लिए। गगा तो जाने के लिए तैयार हो गए, मगर मैं नहीं गया क्योंकि उस समय मैं बहुत ही अगली हुआ करता था। ये मैं कभी बाहर जाता तो बच्चे मुझे बुली करते, मेरा मजाक बनाते, मुझ पे हंसते। यही सोच के मैंने अमेरिका जाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जैसे सभी बच्चे यहाँ मुझ पे हंसते हैं वैसे ही वहाँ के बच्चे भी मुझ पर हंसे। फिर ग्रैंड माँ की घर की जड़ी बूटियों और उनकी मेहनत से आज मैं और मेरा फेस दोनों ठीक है। आयन कहता है, क्या उसके बाद कभी भी मॉम डैड तुमसे मिलने नहीं आए? वांग जी कहता है, नहीं, वो कभी नहीं आए, मगर हाँ, हर महीने मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे आते थे। फिर मैं धीरे धीरे काबिल बनता गया और 16 साल की उम्र में मैंने अपने डैड की इस कंपनी को खोला, इसमें काम किया। आज ये कंपनी चाइना की नंबर 1 कंपनी है। पर यह मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि सुयान और ग्रैंड माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। वांग जी की स्टोरी सुनकर आयन थोड़ा सैड था, मगर साथ ही हैप्पी भी कि वांग जी के कम से कम फैमिली तो है, मगर उसके पास तो कुछ भी नहीं है। आयन को ऐसे देख वांग जी कहता है, आयन क्या हुआ? आयन कहता है, कुछ नहीं वांग जी, मैं ये सोच रही थी कि भले ही तुम अपने मॉम डैड से दूर रहते हो, मगर कम से कम तुम्हारे पास फैमिली तो है, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मेरे मॉम डैड है भी या नहीं, मेरी कोई सिबलिंग है भी या नहीं। मुझे तो अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। बचपन से लेकर अब तक मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहती थी। उस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता था सिवाय मेरी ग्रैंड माँ के। मुझे ये बात भी बहुत टाइम बाद पता चली कि मैं जिनको अपने मॉम डैड समझती हूँ वो तो मेरे अंकल आंटी है। मेरे ग्रैंड माँ को मैं रोड पर मिली थी, मैं बहुत रो रही थी। वो मुझे अपने घर ले गई, पर मुझे क्या पता था कि मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर के लोग बहुत ही मतलबी और लालची हैं। जब ग्रैंड माँ मुझे घर ले गई तो उन्होंने ग्रैंड माँ को बहुत कुछ सुनाया और ग्रैंड माँ से कहा कि वो मुझे वहीं छोड़कर आ जाए जहाँ से लेकर आई थी। जब तक ग्रैंड माँ पर हिम्मत थी तो उन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे पढ़ाया लिखाया। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे अंकल आंटी के मन में लालच आता गया। वो मुझे घर में नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे, बहुत बुरा सलूक करते थे। और फिर ग्रैंड माँ की हिम्मत भी जवाब दे गई। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि मैं उस घर से चली जाऊं, मगर मैं अपनी ग्रैंड माँ को कैसे छोड़ सकती थी। मेरे अंकल आंटी ने उनका इलाज करने से मना कर दिया और फिर एक दिन ग्रैंड माँ की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा उनका ऑपरेशन करना होगा वरना वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। मैंने अंकल आंटी से काफ़ी मिन्नत की कि प्लीज़ वो ग्रैंड माँ का इलाज करवा दे, मगर उन्होंने एक भी पैसा देने से मना कर दिया। और फिर मुझे मजबूरी में एक क्लब में डांस करना पड़ा, मगर वहाँ से भी जो पैसे मैंने अर्न किए थे वो उन लालची लोगों ने मुझसे छीन लिए और मेरी ग्रैंड माँ का इलाज समय पर नहीं हो पाया और वो मुझे छोड़कर चली गई। मगर इससे भी उन लालची लोगों का मन नहीं भरा और उन्होंने और पैसों के लालच में मुझे एक ओल्ड पर्सन को बेच दिया था। मैं जैसे तैसे उसके चंगुल से भाग गई और फिर करीब 3-4 दिन रोड पर भागते भागते भूखे प्यासे मैं यहाँ तक पहुँच गई। और फिर मुझे तुम मिले और तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे अच्छे पर्सन भी रहते हैं। थैंक यू वांग जी, मेरी इतनी केयर करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। आयन की बात को सुनकर वांग जी आयन को हक कर लेता है और कहता है अब तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। ये कहकर वो आयन को हक कर लेता है। अब उन दोनों को पूरा एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब शाम के समय वांग जी आयन से कहता है आयन चलो हम मैरिज कर लेते हैं क्योंकि अब मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने कहा था कि जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती तुम शादी नहीं करोगे। आयन कहता है हाँ वांग जी, जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकती। वांग जी कहता है पर क्यों? जो सुनकर आयन चुप हो जाती है क्योंकि वो वांग जी को नहीं बताना चाहती थी कि 18 साल से पहले अगर वो किसी से भी शादी करेगी तो कुछ टाइम के बाद उसका होने वाला हस्बैंड मर जाएगा। ये बात आयन ने एक मोंक के मुंह से सुना था जब वो मोंक उसकी ग्रैंड माँ को बता रहा था कि इस बच्ची की शादी अगर 18 साल से पहले होगी तो उसका हस्बैंड मर जाएगा जो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। बस यही सोच के वो वांग जी को कहती है कि वो 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकती, मगर वांग जी कहाँ मानने वाला था। वो आयन से कहता है कि अगर अब कुछ ही महीने तो है तुम्हारे 18 साल होने में और मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। आयन वांग जी को काफ़ी समझाती है मगर वांग जी है कि वो बिल्कुल भी नहीं मानता, इसलिए उसे मजबूरन वांग जी को अपनी हकीकत बतानी पड़ती है। मगर वांग जी इस बात पर भरोसा नहीं करता और वो आयन से कहता है जो कुछ भी हो जाए मगर मैं तुमसे जल्द ही मैरिज करना चाहता हूँ। मजबूरन आयन को वांग जी के जिद के सामने हार मानना पड़ता है और वो कहती है ओके बताओ कब शादी करनी है। वांग जी कहता है इसी वीक में। आयन कहता है पर इतनी जल्दी क्यों वांग जी, क्या बात है? वांग जी भी अपनी कुंडली के बारे में नहीं बताता। उसका भी यही था कि अगर वो अपने प्यार से जल्दी मैरिज नहीं करेगा तो उसका प्यार उससे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, इसलिए वो आयन से जल्दी ही मैरिज करना चाहता था। अब हम सीधा एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां वांग जी ग्रूम के आउटफिट में स्टेज पर खड़ा था और आयन अपने वाइट गाउन में स्टेज की तरफ जा रही थी जहां म्या आयन के साथ थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। स्टेज पर जाते ही वो आयन के गाउन को एक कील पर फंसा देती है जिस वजह से आयन स्टेज पर गिरने वाली थी, मगर तभी वांग जी उसे संभाल लेता है और फिर दोनों ही अपने अपने मैरिज वाउज लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। अब हम वांग जी और आयन को देखते हैं
जो बहुत हैप्पी लग रहे थे और सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। मगर म्या जो उसकी मैरिज में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहीं दूर से गाड़ी में बैठा एक पर्सन भी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो दोनों अब अपने अपने मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ आज आए वांग जी। उनकी वेडिंग नाइट थी। पूरा लैंड मेंशन जगमगा रहा था। वांग जी के गार्ड चारों तरफ फैले थे क्योंकि ये एक माफिया की मैरिज थी, तो उसके दुश्मन कहीं से भी आ सकते थे। वो अलग बात है कि अभी तक वांग जी ने आइन को अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई है और वो मोंक वाली बात भी वांग जी की झूठी थी। तो वो तो आइन से शादी इस वजह से जल्दी करना चाहता था कि कहीं आइन को वांग जी की हकीकत पता न चल जाए और वो उससे दूर न हो जाए। इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी आइन से मैरिज करना चाहता था। अब वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ वांग जी तुरंत आइन को गेट पर ही पिन कर देता है। आइन कहता है, वांग जी ये सब क्या है? वांग जी कहता है, क्या सब तुम भूल गई बेबी, आज हमारी वेडिंग नाइट है, इसलिए मैं तुमसे रोमांस कर रहा हूँ। जहाँ आइन कहती है, हाँ बेबी हबी मैं जानती हूँ कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, पर पहले मैं अपना ये गाउन तो उतार दूँ। वांग जी कहता है, तुम्हें तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उतार दूँगा। आइन कहता है, क्या? पर पहले फ्रेश हो जाओ। वांग जी कहता है, बेबी वो सब बाद में, पहले हम रोमांस करेंगे। आइन कहता है, वांग जी वो तो हम रोज़ ही करते हैं ना। फिर वांग जी कहता है, हाँ रोज़ करते हैं, मगर इसमें ये शादी वाली फीलिंग नहीं थी और आज तुम मेरी वाइफ हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं तुम्हें अच्छा फील कराऊँ। आइन कहता है, हाँ वो बात तो तुम्हारी सही है, पर पहले फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद ये सब। जहाँ वांग जी कहता है, नहीं वाइफ आज मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज़ तुम अपना मुंह बंद रखो और केवल मुझे फील करो। और वांग जी तुरंत गेट पर ही आइन को किस करने लगता है। आइन भी वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों ही किस करते करते बेड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ वांग जी के हाथ तो आइन की पूरी बॉडी पर स्लाइड हो रहे थे। इसी बीच वांग जी आइन के गाउन की चेन खोल देता है, जिसकी वजह से आइन का गाउन नीचे गिर जाता है और आइन अपने चेस्ट को छुपा देती है। वांग जी आइन को बेड पर लिटा देता है और अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है और आइन के ऊपर आ जाता है, जहाँ वो फिर से आइन के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही हॉट पैशनेट किस करने लगता है। वांग जी आज आइन के साथ बहुत ही रफ था। वो आइन के दोनों चेस्ट को बारी बारी सक करता है, उसे टीजिंग करता है और बहुत ही पेनफुल लव करता है। मगर वांग जी के पेन में भी आइन के लिए उसका प्यार ही था और दोनों ही इंटीमेट होते हैं। और आज तो वो पूरी नाइट इंटीमेट होते हैं, जहाँ आइन तो बेहोश भी हो जाता है, मगर आज वांग जी कोई नरमी नहीं दिखाता और वो आइन के साथ फुल हॉट और पैशनेट तरीके से इंटीमेट होता है। अब दोनों को सुबह नींद आती है, वो दोनों ही सो जाते हैं। 12 बजे के करीब वांग जी उठता है। वो आइन को जूस वगैरह फल वगैरह खिलाता है और फिर उसे मेडिसिन खिलाकर सुला देता है और खुद भी खा पी कर सो जाता है। अब उनका रोमांस हर रोज़ ऐसा ही चलता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे। आइन ने अब जॉब भी छोड़ दी थी और अब वो घर पर ही रहता था, जहाँ वो सुबह वांग जी को ऑफिस भेजता और शाम को वांग जी का इंतज़ार करता। साथ ही आइन की ग्रैंड माँ का भी ध्यान रखती थी। वो दोनों ही दिन भर खूब एंजॉय करते थे। देखते देखते वांग जी और आइन की मैरिज को पूरे 1 साल हो जाते हैं और अब उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब वांग जी जो ऑफिस में था, तभी आइन जो घर में खट्टा खा रही थी। जब ग्रैंडमा ये देखती है तो वो आइन की नब्ज चेक करती है, जहाँ ग्रैंडमा आइन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। आइन ये सुनकर बहुत हैप्पी होती है और वो ग्रैंडमा से कहती है, क्या सच में ग्रैंडमा मैं प्रेग्नेंट हूँ? ग्रैंडमा कहती है, हाँ मेरे बच्चे तुम प्रेग्नेंट हो। अब तुम्हें अपना ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखना होगा। जो सुनकर आइन तो खुशी के मारे नाचने लगती है और वो तुरंत वांग जी को कॉल करती है, मगर वांग जी ऑफिस में मीटिंग में बिजी था। इस वजह से वो अपना फ़ोन साइलेंट में रखकर मीटिंग अटेंड कर रहा था। वांग जी का फ़ोन नहीं लगता। आइन शुयान को कॉल करता है। शुयान भी अपना फ़ोन बंद करके वहीं बैठा था। आइन को ये देखकर गुस्सा आता है कि दोनों ने अपने फ़ोन बंद कर रखे हैं। पहले तो आइन सोचता है कि वो शाम को ही वांग जी को ये गुड न्यूज़ देगा, मगर आइन से इतनी बड़ी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वो अपना बैग उठाती है और ग्रैंडमा से कहती है कि वो ऑफिस जा रही है वांग जी को मिलने के लिए।
जहाँ ग्रैंडमा कहती है कि वो आराम से जाए। अब कुछ देर बाद आयन ऑफिस पहुँचती है, जहाँ वो सीधे वांग जी के मीटिंग रूम में जाती है और वांग जी को जाकर हग कर लेती है। तभी वांग जी कहता है, आयन तुम यहाँ इस समय, क्या बात है? मगर आयन कोई जवाब नहीं देती। वांग जी उसके बैग पर हाथ रखता है। तभी उसे एहसास होता है कि आयन का बैग गीला है। वो अब अपने हाथ देखता है तो उसके हाथ पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। ये देखकर वांग जी घबरा जाता है और वो आयन का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, आयन आयन ये सब। तभी आयन गिनने लगता है। सुयान जब ये देखता है तो वो सभी को बाहर निकालने को कहता है और अपने सारे गार्ड को कहता है कि वो चारों तरफ ढूंढे कि कौन वांग जी को मारना चाहता था। और सुयान भी खुद बाहर चला जाता है, खुद इधर उधर देखने लगता है। तभी आयन जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो वांग जी से कहता है, वांग जी मैं तो तुम्हें गुड न्यूज़ देने आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर ये सब क्या हो गया। वांग जी के आंखों से वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो आयन से कहता है, आयन तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो आयन को उठाने लगता है। तभी आयन कहता है, नहीं वांग जी अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे इस सब के लिए तो मैं हमेशा से तैयार थी, पर शायद आज चूक हो गई। वांग जी कहता है, क्या मतलब? आयन कहता है, हाँ वांग जी, मुझे पता है कि तुम एक माफिया हो और मैं खुश हूँ कि जो खतरा तुम पर आने वाला था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। मगर दुख हमेशा इस बात का रहेगा कि हम दोनों ने अपने बेबी को सेव नहीं किया। हो सके तो वांग जी उस इंसान को मत छोड़ना जिसने मुझे और हमारे बच्चे को तुमसे अलग किया। प्लीज़ वांग जी मुझसे वादा करो कि तुम उस इंसान को नहीं छोड़ोगे। इतना कहते ही वांग जी अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है और आयन उसी समय अपना दम तोड़ देती है। वांग जी उसे हक करके काफ़ी रोता है। तभी पीछे से वांग जी के गर्दन पर कोई इंजेक्ट करता है और वांग जी भी उसी समय वहाँ बेहोश हो जाता है। और तब से लेकर अब तक पूरे 5 साल बीत चुके हैं। वांग जी उस दिन से एक गहरी नींद में चला गया। अब विंग उस डायरी को बंद करता है तो देखता है वेंचिंग के आंखों में आंसू थे। विंग वेंचिंग से और न्यूसन से कहता है, हुसैन वेंचिंग ये है मेरी इनकम्प्लीट स्टोरी। अब बताओ तुम्हें कैसी लगी और मुझे कैसे इनका एंड करना चाहिए। वेंचिंग अपने आंसू साफ करती हैं और विंग से कहती है, विंग तुम ऐसे नोवेल स्टोरी कैसे लिख पाते हो? तभी न्यूसन कहता है, विंग स्टोरी तो अच्छी है, मगर इसमें जो अभी तक वांग जी के साथ हुआ वो किसने किया? विंग कहता है, वैसे ये स्टोरी एक माफिया की है और माफिया वर्ल्ड में दुश्मन काफ़ी हो सकते हैं, मगर अब मुझे ये बताओ कि मुझे आगे क्या लिखना चाहिए। वेंचिंग कहती है, विंग तुम कुछ भी लिखो, मगर वांग जी की लाइफ में हैप्पीनेस आनी चाहिए। और अब कुछ ऐसा लिखो कि वांग जी अपनी उस नींद से जाग जाए और अपने दुश्मनों को मारने के बाद वो ये माफिया वाले काम छोड़ दे और उसकी लाइफ में उसकी अपनी फैमिली, मेरा मतलब उसके मॉम डैड, उसके भाई, और उसकी लाइफ में उसकी अपनी फैमिली भी, मेरा मतलब उसका बच्चा और उसकी वाइफ सभी हो, क्योंकि वांग जी ने भी बचपन से बहुत दुख झेले हैं। तो अब तो उसका हक बनता है ना एक न्यू लाइफ जीने का। तभी न्यूसन कहता है, विंग अभी ये सब बातें छोड़ो और हाँ कल हम ट्रिप पर चलते हैं। वैसे भी ये सैड स्टोरी सुनकर अब मेरा मन कर रहा है काश सच में कोई लैन वांग जी होता जो वाकई बहुत हैंडसम होता, क्योंकि इस स्टोरी में तो वो अगले था मगर रोमांटिक भी काफ़ी था। पर क्या रियल लाइफ में ऐसा पर्सन होगा जो अपने पार्टनर से इतना प्यार करता होगा? विंग कहता है शायद होगा भी, या ये कहकर वो खड़ा होता है और अपनी बुक को साइड में रखता है और हुसैन से कहता है, वैसे हुसैन हम लोग ट्रिप पर कहाँ चले? तभी वेंचिंग कहती है, क्यों ना हम चाइना ही चले। वैसे भी विंग तुम्हारी स्टोरी की शुरुआत चाइना से हुई है ना, तो चलो चाइना ही चलते हैं, शायद तुम्हें एंडिंग भी वहीं मिले। क्या ख्याल है? विंग कहता है, ओके मैं मॉम डैड से बात करके फिर बताता हूँ। इतना कहकर वेंचिंग और न्यूसन वहाँ से चले जाते हैं। विंग भी थोड़ा अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए अपने मेंशन से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद विंग के मॉम डैड भी पार्टी से वापस आ जाते हैं, जहाँ कांसी सेरेन विंग को पूरे घर में देखती है, मगर विंग तो बाहर घूमने गया था। थोड़ी देर बाद विंग भी वापस आ जाता है, जहाँ विंग अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड आप कब आए? कांसी सेरेन कहती है, हम तो अभी आए, पर तुम बताओ तुम कहाँ गए थे? विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस यूं ही बाहर गया था। कांसी सेरेन कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना?
विंग कहता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, और अपने मॉम डैड के पास बैठकर ही कहता है मॉम डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वी चांद से कहता है हाँ बेटा कहो क्या बात है। विंग कहता है डैड वो हमारे कॉलेज की छुट्टी चल रही है और मेरे फ्रेंड ने ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। वी चांद से कहता है हाँ बेटा पर कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है चाइना डैड हम चाइना जाने का प्लान बना रहे हैं। तभी कांसी सेरेन कहती है क्या तुम चाइना जाने का प्लान बना रहे हो। विंग कहता है हाँ मॉम। वी चांद से कहता है ओके बेटा ठीक है। तभी कांसी सेरेन वी चांद से को देखती है। विंग कहता है ओके डैड फिर मैं ये बात अपने फ्रेंड को बता देता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में आ जाता है, मगर कांसी सेरेन वी चांद से कहती है चांद से ये तुमने क्या किया, उसे चाइना जाने की परमिशन दे दी। वी चांद से कहता है हाँ कांसी अब कब तक हम उसे ऐसे ही अपने नज़रों के सामने रख सकते हैं। कांसी हमारा विंग बहुत समझदार है और अब वो 23 साल का है, तो उसे भी हक है अपनी लाइफ एंजॉय करने का। कांसी सेरेन कहती है चांद से जब से चाइना में हमारी बच्ची आइन खोई है तब से मैं बहुत डरती हूँ। मुझे डर लगता है कि जैसे मेरी बच्ची हमसे बिछड़ गई थी कहीं हमारा विंग भी ना बिछड़ जाए। वी चांद से कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा तुम, और क्या पता शायद विंग को अपनी सिस्टर मिल जाए, इसलिए उसे जाने दो। और हाँ मेरे ख्याल से तो तुम्हें अब विंग को बता देना चाहिए कि उसकी एक जुड़वा बहन थी आइन। कांसी सेरेन कहती है हाँ बताऊंगी पर अभी नहीं, उसे ट्रिप से वापस आने दो फिर बता दूंगी, क्योंकि अभी उसको ये बात बताऊंगी तो वो बहुत फिर से अपने ट्रिप को एंजॉय नहीं करेगा और मुझे ढेरों क्वेश्चन पूछेगा जिसका जवाब शायद मेरे पास अभी नहीं है। वी चांद से कहता है ठीक है चलो अब हम भी चलते हैं क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। कांसी सेरेन कहती है ओके आप चलिए मैं विंग को देखकर आती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है। गाइस स्टोरी सुनकर किसी को कुछ समझ आया कि नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर किसी को समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और हाँ गाइस विंग ने जो स्टोरी के नाम लिखे हैं, स्टोरी में नाम लिखे हैं, मेरा मतलब वांग जी का आइन का, ये लोग विंग की लाइफ में इंसिस्ट करते हैं। और जो स्टोरी विंग लिख रहा है वो उसके दिमाग में कैसे आई वो सब भी मैं आपको स्टोरी में बता दूंगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आइन जो है ना वो विंग की ट्विन सिस्टर है और उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो सब विंग को विजन आते थे जो उसने हिस्टोरी में लिखे हैं। उन दोनों भाई बहन का माइंड एक जैसे ही सोचता था, इसलिए तो चलिए इतना मैंने आपको बता दिया है। तो अब आगे स्टोरी में चलते हैं क्योंकि अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं। पहले तो आइन और वांग जी पर हमला किसने किया, वांग जी के कोमा में जाने के बाद लैंड मेंशन में क्या क्या हुआ, और क्या वांग जी के मॉम डैड उसके साथ है या नहीं, विंग कैसे वांग जी की लाइफ में एंट्री लेगा, वो सभी बातें स्टोरी में पता चलेगी। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। तो कांसी सेरेन उठकर विंग के रूम में जाती हैं जो अभी भी अपने दोस्तों से बात कर रहा था। कांसी सेरेन विंग से कहती है विंग क्या तुम अभी सोई नहीं हो। विंग कहता है बस मॉम जा ही रहा हूँ। कांसी सेरेन कहती है तो कब निकलना है विंग। विंग कहता है मॉम कल सुबह। कांसी सेरेन कहती है क्या इतने जल्दी। विंग कहता है मॉम जल्दी कहाँ, ऑलमोस्ट हमारी छुट्टियाँ समाप्त होने वाली हैं, हम तो काफ़ी लेट जा रहे हैं, अब तो हमारे पास केवल 1 हफ्ते की छुट्टियाँ ही बची है, इसलिए हम लोग और समय नहीं गंवाना चाहते हैं, हम कल सुबह ही निकलेंगे। कांसी सेरेन कहती है ओके बेटा लाओ अपना सामान दो मैं पैक कर लेती हूँ। विंग कहता है मॉम मैंने ऑलरेडी अपना सारा सामान पैक कर दिया है। कांसी सेरेन कहती है ओके अब मैं चलती हूँ, और हाँ तुम भी सो जाओ, और विंग को गुड नाइट कहकर चली जाती है। अब अगली मॉर्निंग विंग जल्दी से उठता है, फ्रेश होता है और रेडी होकर नीचे आ जाता है जहाँ उसकी मॉम ने विंग के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह रेडी कर रखे हुए थे। वो सब विंग के बैग में भरती है और विंग अपने मॉम डैड को हक करता है और चला जाता है जहाँ एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार न्यू ओशन और वेंचिंग कर रही थी। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं। और गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।